पाठ 24 अव्यय। वाह, रेलगाड़ी कितनी तेज दौड़ रही है। हाँ, बहुत तेज चलती है। देखो, सीढ़ियों के पास आइसक्रीम वाला कितनी तेज बोल रहा है। मम्मी, आइसक्रीम दिलाओ ना। चुपचाप बैठो। केशव और राधा दोनों जाकर आइसक्रीम ले आओ। ध्यानपूर्वक जाना। ऊपर की बातचीत में अनेक शब्द आए हैं, जैसे वाह, तेज, के पास, चुपचाप, ध्यानपूर्वक। ये सभी शब्द अव्यय हैं, यानी लिंग, वचन, कारक और काल बदलने पर भी ये समान रहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जिन शब्दों के रूप में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जिनका प्रयोग सदैव एक ही रूप में होता है, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण: आगे, पीछे, नीचे, प्रतिदिन, अचानक, अकस्मात, चुपचाप, वस्तुतः, दूर, पास, क्योंकि, अगर, मगर, सावधान आदि। अव्यय के भेद: अव्यय या अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण: रम्या, सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ो और ऊपर रखे कपड़े उतार लाओ। सुबह से सूख रहे हैं। ठीक है नाना जी। नाना जी ने धीरे धीरे, ऊपर तथा सुबह से शब्द बोले। ये सभी शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये क्रिया विशेषण है। अतः हम कह सकते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण की पहचान: क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया शब्दों के साथ कब, कहां, कैसे, कितना, किधर आदि शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह क्रिया विशेषण होता है। जैसे कालवाचक कब पढ़ोगे, अभी, थोड़ी देर में, कल, परसों, तब आदि। स्थानवाचक कहां पढ़ोगे, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, भीतर, यहां, वहां आदि। रीतिवाचक कैसे पढ़ोगे, बोल बोलकर, चुपचाप, जोर जोर से, मन ही मन, ध्यानपूर्वक आदि। परिमाणवाचक कितना पढ़ोगे, भरपूर, पर्याप्त, काफी, थोड़ा सा आदि। क्रिया विशेषण के भेद: क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण: खबर देखते ही वे तुरंत चले गए। आज बारिश होगी। वाक्यों में तुरंत, आज शब्द क्रियाओं के होने के समय की सूचना दे रहे हैं। ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। अतः हम कह सकते हैं, क्रिया के होने या करने के समय की सूचना देने वाले क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण हैं: कल, परसों, प्रातः, शाम, लगातार, सदा, निरंतर, हमेशा, सदैव, आजकल, नित्य, अभी, जब, बार बार आदि। पहचान: क्रिया के साथ कब और किधर शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण: हमारे घर आमने सामने हैं। शहर में चारों ओर धुंध छाई है। आप सब यहां बैठिए। वाक्यों में आमने सामने, चारों ओर, यहां और शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बता रहे हैं। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। अतः हम कह सकते हैं, क्रिया के होने के स्थान या दिशा का ज्ञान कराने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं: इधर, उधर, आगे, पीछे, बाहर, ऊपर, नीचे, पास, समीप, दूर, अन्यत्र, दाएं, बाएं, जहां, वहां आदि। पहचान: क्रिया के साथ कहां शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर प्रश्न के उत्तर में प्राप्त शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण: सविता कक्षा में बहुत बोलती है। बच्चे खूब खेले। बच्चा थोड़ा थोड़ा चलने लगा है। वाक्यों में बहुत, खूब, थोड़ा थोड़ा और शब्द क्रिया के परिमाण यानी मात्रा का ज्ञान करा रहे हैं कि वह कितनी हुई है। ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अतः हम कह सकते हैं, जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा या परिमाण का ज्ञान होता है
उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं बिल्कुल, जितना, उतना, कम, अधिक, काफी, पर्याप्त, थोड़ा आदि। पहचान: सामान्यतः क्रिया के साथ कितना शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर: जब परिमाण यानी मापतौल को बताने वाले विशेषण संज्ञाओं से पहले आते हैं तो वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, और जब क्रियाओं से पहले आते हैं तो वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वहां खूब भीड़ लगी है, वह खूब पढ़ता है, यह पर्याप्त धन है, यह तैयारी पर्याप्त है। क्रिया विशेषणों की रचना: कुछ शब्द मूल रूप में क्रिया विशेषण होते हैं, जैसे आज, कल, थोड़ा, कम, ऊपर, नीचे, यकायक, अकस्मात आदि। ऐसे क्रिया विशेषणों को मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ क्रिया विशेषणों की रचना दूसरे शब्दों के साथ उपसर्ग, प्रत्यय आदि के योग से की जाती है। इन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनकी रचना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है: समास के द्वारा, आजीवन, दिन रात, मृत्यु पर्यंत आदि। पुनरुक्ति द्वारा, धीरे धीरे, जोर जोर से, थोड़ा थोड़ा, चुपके चुपके आदि। उपसर्ग द्वारा, यथाशक्ति, प्रतिदिन, हर पल आदि। प्रत्यय द्वारा, प्रत्यक्षतः, स्वभावतः, वस्तुतः आदि। अनुकरणात्मक शब्दों द्वारा, टकाटक, फटाफट आदि। विशेषणों द्वारा, एकाएक, संदेहास्पद, हास्यास्पद आदि। परसर्गों द्वारा, के साथ, के भीतर, प्यार से, ध्यान से आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण: लोग जोर जोर से हंसने लगे, अचानक गाड़ी बंद हो गई। वाक्यों में जोर जोर से तथा अचानक शब्दों से क्रिया के होने के ढंग का पता चल रहा है। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषणों से क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध, कारण आदि का ज्ञान होता है। अतः हम कह सकते हैं रीति का अर्थ है ढंग या विधि। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति अर्थात विधि का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं बेशक, निसंदेह, वस्तुतः, अक्सर, धीरे, प्रायः, सहसा, अकस्मात, एकाएक, धड़ाधड़, शीघ्रतापूर्वक, धीरे से, फटाफट, चुपचाप, ठीक, बिल्कुल, सहसा, अवश्य, अतएव, किसलिए, इसलिए आदि। पहचान: क्रिया के साथ कैसे शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर प्रश्न के उत्तर में प्राप्त शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। ध्यान दीजिए, एक ही वाक्य में एक से अधिक क्रिया विशेषण भी हो सकते हैं, जैसे बहुत सो लिए, अब उठ जाओ, कबीर वहां शीघ्र ही पहुंच गया। क्रिया विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, किंतु कहीं कहीं इसका अपवाद भी देखने को मिलता है और उसमें विकार यानी परिवर्तन भी हो जाता है, जैसे यह बालक अच्छा लग रहा है, यह बालिका अच्छी लग रही है। कुछ शब्द विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों की तरह प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे वह बहुत प्यारी लड़की है, वह लड़की बहुत प्यारी लगती है। मुझे थोड़ा पानी चाहिए, दाल में पानी थोड़ा डालो। संबंध बोधक: आदित्य कहाँ जा रहे हो? मैं टंकी के पास जूस की दुकान से जूस लेने जा रहा हूँ। तुम भी आदित्य के साथ चले जाओ, दिव्या से अपनी पुस्तक ले आना। मुझे दिव्या का घर नहीं पता। जूस की दुकान के पीछे ही उसका घर है, उसके घर के सामने खिलौनों की दुकान है। इन वाक्यों में के पास, के साथ, के पीछे, के सामने संज्ञा पदों को आपस में जोड़ रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक अव्यय हैं। अतः हम कह सकते हैं जो अव्यय पद संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्ययों की पहचान: संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग हमेशा परसर्ग या कारकीय विभक्ति का, के, की आदि के साथ ही होता है, अन्यथा ये संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण बन जाते हैं। ध्यान दीजिए, संबंध बोधक के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता।
क्रिया विशेषण की तरह ही ये भी काल, स्थान या दिशा का ज्ञान कराते हैं। संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक अव्यय के भेद 3 आधारों पर किए जा सकते हैं: प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक के भेद। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक के 2 भेद होते हैं: परसर्ग युक्त संबंध बोधक। इन संबंध बोधकों के साथ विभक्ति चिन्ह लगे होते हैं और इनका प्रयोग संज्ञा के बाद होता है, जैसे घी के बिना, स्कूल के पास, डर के मारे, छत के ऊपर आदि। परसर्ग रहित संबंध बोधक। इन संबंध बोधकों के साथ विभक्ति चिन्ह परसर्ग नहीं लगते हैं। ये भी संज्ञा शब्दों के बाद ही आते हैं, जैसे 2 दिन पहले, सेना सहित, पीठ पीछे, चम्मच भर आदि। व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक के 2 भेद होते हैं: मूल संबंध बोधक। कुछ शब्द मूल रूप में ही संबंध बोधक होते हैं, जैसे तक, बिना, समेत, भर आदि। यौगिक संबंध बोधक। कुछ संबंध बोधक की रचना प्रत्यय या परसर्ग लगाकर की जाती है, जैसे के जमा पास बराबर के पास, के जमा आगे बराबर के आगे, किनारा जमा ए बराबर किनारे। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: कालवाचक, के पहले, के बाद, के पूर्व, के उपरांत, से पहले आदि। स्थानवाचक, के बाहर, के भीतर, के ऊपर, के नीचे, के बीच आदि। दिशावाचक, के निकट, के पास, के समीप, की ओर, के सामने आदि। संगवाचक, के समेत, के साथ, के संग आदि। तुलनावाचक, की अपेक्षा, के मुकाबले, की बनिस्बत आदि। विनिमयवाचक, के स्थान पर, की जगह, के बदले आदि। साधनवाचक, के जरिए, के द्वारा, के सहारे आदि। समतावाचक, के अनुसार, के सदृश, के समान, की भांति, के जैसा आदि। विरोधवाचक, के विपरीत, के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के खिलाफ आदि। व्यतिरेकवाचक, के अलावा, के सिवाय, के बिना, के अतिरिक्त, से रहित, की बजाय आदि। विषय सूचक, के नाम, के विषय आदि। संग्रहवाचक, पर्यंत, तक, भर आदि। उद्देश्यवाचक, के हेतु, के निमित्त, की खातिर, के लिए आदि। कारण सूचक, के मारे, के लिए, के कारण आदि। संबंध बोधक व क्रिया विशेषण में अंतर। अनेक ऐसे शब्द हैं जो संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं, किंतु यह ध्यान देना आवश्यक है कि जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं, और जब क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे संबंध बोधक क्रिया विशेषण: आग से दूर रहो, उसका घर दूर है, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है, जल्दी नीचे उतरो। समुच्चय बोधक: आज कहानी सुनोगे या कविता? हम कहानी और कविता दोनों सुनेंगे। कहानी मैं सुनाऊंगी, लेकिन कविता आप सबको सुनानी होगी। इनमें आए या, और, तथा, लेकिन शब्द 2 शब्दों तथा 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अतः हम कह सकते हैं जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त 2 शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक 2 समान स्तर वाले पदबंधों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मालिनी अच्छी गायिका और नर्तकी है, पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाओ बल्कि उनका संरक्षण करो। मैं तुम्हें 100 रुपए दे तो दूंगा, किंतु तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। इन वाक्यों में और, बल्कि तथा किंतु समान स्थिति वाले शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यों को परस्पर जोड़ रहे हैं, इसलिए ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 भेद होते हैं: संयोजक,
जो समुच्चय बोधक अनेक शब्दों, उपवाक्यों एवं वाक्यों के संयोग या मेल का ज्ञान कराते हैं, उन्हें संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे बच्चे और बूढ़े तथा स्त्री और पुरुष सभी इस उत्सव में भाग लेते हैं। विरोधवाचक, जो समुच्चय बोधक दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ते हुए उनके परस्पर विरोध का ज्ञान कराते हैं, उन्हें विरोधवाचक समानाधिकरण कहते हैं। जैसे मैं आपको पुस्तक दे सकती हूं लेकिन शिखर को नहीं। तुम्हारे पास तैयारी के लिए इतना समय था किंतु तुमने व्यर्थ गंवा दिया। यश ने आने को कहा था मगर अब तक आया नहीं। विकल्पक, जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प का ज्ञान करते हैं, वे विकल्पक समानाधिकरण होते हैं। जैसे पढ़ाई पर ध्यान दो अन्यथा फेल हो जाओगे। पाठ पढ़ रहे हो कि चित्र देख रहे हो? न उसने मेरा कहा माना न तुमने। परिणामवाचक, जो समुच्चय बोधक पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें परिणामवाचक समानाधिकरण कहते हैं। जैसे अभिषेक एक मेधावी छात्र है अतः उसे छात्रवृत्ति मिलेगी। यतिन ने बहुत मेहनत की, फलतः परीक्षा में प्रथम आया। व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे अध्यापिका जी ने बताया है कि कल विद्यालय बंद रहेगा। मिलने का स्थान तय कर लो ताकि ढूंढने में परेशानी न हो। वाक्यों में कि, ताकि आदि शब्द आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ रहे हैं, अतः ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार भेद होते हैं। कारणवाचक, जो शब्द दो उपवाक्यों को जोड़कर होने वाले कार्य का कारण स्पष्ट करें, उन्हें कारणवाचक व्यधिकरण कहते हैं। जैसे उसे जल्दी पहुंचना था इसलिए साइकिल ले गया है। वह दौड़ में पिछड़ गया क्योंकि उसने अभ्यास किया ही नहीं था। उद्देश्यवाचक, जो शब्द दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने का कार्य करते हैं, उन्हें उद्देश्यवाचक व्यधिकरण कहते हैं। जैसे नियमित रूप से व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रह सको। उसने खाने में ऐसी दवा मिला दी जिससे कि वह बेहोश हो जाए। संकेतवाचक, जो समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों में संकेत या शर्त प्रकट करें, उन्हें संकेतवाचक व्यधिकरण कहते हैं। जो अव्यय जोड़े या युग्म के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यदि मैं बाजार गई तो तुम्हारे कपड़े भी ले आऊंगी। यद्यपि काम मुश्किल है तथापि करने की कोशिश करूंगा। स्वरूपवाचक, जो समुच्चय बोधक पहले प्रयोग किए गए उपवाक्य या शब्द के स्वरूप या व्याख्या को स्पष्ट करते हैं, उन्हें स्वरूपवाचक व्यधिकरण कहते हैं। जैसे वह ऐसे उछल रहा था मानो ततैये ने काट लिया हो। मैं इतना मूर्ख नहीं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। विस्मयादि बोधक, ओह, सारा दूध गिर गया, मम्मी डांटेंगी। दीदी जल्दी आओ। अरे तुमने ये क्या किया? छी छी, चारों तरफ गंदगी फैल गई। इन वाक्यों में ओह, अरे तथा छीछी शब्द अलग अलग भावों का बोध करा रहे हैं। ये विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। जो अविकारी शब्द हर्ष, शोक, विस्मय, लज्जा, घृणा आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक के प्रकार। विभिन्न मनोभावों को प्रकट करने वाले विस्मयादि बोधक इस प्रकार हैं। हर्ष बोधक, वाह, वाह वाह, आहा, शाबाश आदि। आहा, बड़ा स्वादिष्ट खाना है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। शाबाश, तुमने मैच जीत लिया। शोक बोधक, ओह, हाय, हाय हाय, उफ आदि। हाय, मैं तो मर गई। उफ, पेट में बहुत दर्द है। विस्मय बोधक, अरे क्या, ओह, आदि। अरे तुम यहां भी आ गए? क्या तुम यहां से नीचे कूद सकते हो? स्वीकृति बोधक, हाँ हाँ, अवश्य, जी जी, जी हाँ, जरूर आदि। हाँ हाँ, मैं चला जाऊंगा। अच्छा, अब घर चलते हैं। घृणा व तिरस्कार बोधक, छी छी, थू थू, छी, हट, चल हट, धिक, धिक्कार आदि। थू थू, इतने बड़े घर की बेटी और ऐसे काम। छी छी, कितनी बदबू आ रही है। सावधानता बोधक या चेतावनी बोधक, सावधान, होशियार, खबरदार आदि। सावधान, सम्राट पधार रहे हैं।
होशियार, एक खतरनाक आतंकवादी जेल से भाग गया है। आशीर्वाद बोधक, दीर्घायु हो, सौभाग्यवती हो, खुश रहो आदि। दीर्घायु हो, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। संबोधन बोधक, अरे, हे, ओ, ए, अजी आदि। अजी सुनिए, क्या आप यह पता जानते हैं? ए लड़के, यहां क्या कर रहे हो? क्रोध बोधक, चुप, धत, अबे, ओए आदि। अनुमोदन बोधक, ठीक, हाँ हाँ हाँ, अच्छा आदि। ध्यान दीजिए, विस्मयादि बोधक अव्यय वाक्य के प्रारंभ में ही आते हैं। वाक्य के अन्य शब्दों से इनका कोई संबंध नहीं होता। इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। कई बार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों का प्रयोग विस्मयादि बोधक के रूप में होता है, जैसे संज्ञा राम राम, सर्वनाम क्या, विशेषण अच्छा, क्रिया चल हट चुप आदि। निपात, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। आपको ही जाना होगा, आपको जाना ही होगा। यहां पहले वाक्य का अर्थ है कि आपको जाना होगा और किसी को नहीं। दूसरे वाक्य का अर्थ है कि आपको आवश्यक रूप से जाना होगा। दोनों वाक्यों में केवल ही के स्थान का अंतर है। ही के स्थान परिवर्तन के कारण दोनों वाक्यों का अर्थ ही बदल गया है। इस प्रकार अर्थ में परिवर्तन करने वाले अव्यय निपात कहलाते हैं। स्पष्ट है कि निपात वाक्य के अर्थ को भी प्रभावित करते हैं। वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, निपात कहलाते हैं। कुछ प्रमुख निपात इस प्रकार हैं। तो मुकुल तो किसी की बात सुनता ही नहीं। ही, प्रज्ञा ने ही फूल तोड़ा है। तो बात तो सुनो। भी, तुम्हें भी मेरे घर आना है। तक, कल तक साइकिल ठीक हो जाएगी। भर, आज विनय दिन भर खेलता रहा। मात्र या केवल, माफ कर दो कहने मात्र से माफी नहीं मिलेगी। याद रखें, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता और उनका रूप सदैव एक जैसा रहता है, अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द 5 प्रकार के हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने वाले अव्यय संबंध बोधक कहलाते हैं। 2 शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं: समानाधिकरण तथा व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद हैं: संयोजक, विकल्प, विरोधवाचक और परिणामवाचक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक आश्रित उपवाक्यों तथा मुख्य वाक्य को जोड़ते हैं। मनोभावों का बोध कराने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। निपात, किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ पर बल देते हैं।